बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास और लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने बायोलॉजिकल मेथड का कुछ हिस्सा पढ़ लिया था। थोड़ा सा रिवाइज़ करवाता हूं कि बायोलॉजिकल मेथड हमने कहा साइंस जो है एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है और हम किसी भी काम में कोई भी साइंटिफिक वर्क करते हैं तो वो हक़ाइक़ के ऊपर मुश्तमिल होता है, फैक्ट्स पर मुश्तमिल होता है। हमने बात की थी कि बायोलॉजिकल मेथड में हम जो चीज़ों के ऊपर मुशाहदात करते हैं या काम करते हैं, हम अपनी 5 जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं हम उनकी मदद से करते हैं। साथ में हमने ये भी कहा था मुशाहदात 2 तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। और हमने ये भी बात की थी कि क्वांटिटेटिव जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि वो डिजिट्स या आदाद व शुमार पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि क्वालिटेटिव जो है वो मयार या क्वालिटी पर मुश्तमिल होते हैं। क्वालिटी हर किसी के मुताबिक अपनी सोच के मुताबिक होती है। इसी तरह हमने फिर डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ा था। हमने कहा था डिडक्टिव जो है इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव में हमने कहा था इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, और बर्ड्स की हमने एग्जांपल दी थी। आज हमने इससे आगे देखना है। देखें, जब कोई बंदा किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा होता है तो उसकी कुछ थिंकिंग होती है, कुछ सोच होती है, चंद एक चीज़ें उसके अंदर आती हैं। नंबर 1 हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन है मेरे ख्याल में, और इसे हम कहते हैं इमेजिनेशन। देखें, इमेजिनेशन कहते हैं तख़य्युल को और इंस्टीट्यूशन कहते हैं इल्हाम को। हमारे जहन में ऐसे कोई बात आ जाए, सोचो विचार के नतीजे में कोई चीज़ हम ढूंढ लें या ढूंढने की कोशिश करें, वो हमारी इमेजिनेशन होती है। नंबर 2 पर हमारे पास है एस्थेटिक प्रेफरेंसेस। एस्थेटिक प्रेफरेंसेस होते हैं, प्रेफरेंस को हम कहते हैं तरजीह को। अब देखें, एस्थेटिक प्रेफरेंस की अगर बात करें तो इसका मतलब है एक चीज़ है जो मुझे पसंद है, मुझे अच्छी लगती है वो चीज़, मैं उसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, वो मेरी प्रेफरेंस के अंदर है। कोई खूबसूरत चीज़ है जिससे जो मुझे अच्छी लगती है, जो मुझे पसंद है, तो उसके ऊपर मैं वर्क करता हूँ या उसके बारे में मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। नंबर 3 के ऊपर है हमारे पास रिलीजियस या फिर फिलॉसफिकल थिंकिंग। अब देखें, फिलॉसफिकल थिंकिंग हो, फ़लसफ़ा हो, मेरी सोच हो, या मजहबी रुझान हो, मज़हब मुझे एक बात कहता हो, मैं मजहबी चीज़ों के ऊपर जाके काम करूं और मज़हब के ऊपर वर्क करूं, तो वो भी किसके अंदर आता है? इन्हीं चीज़ों के अंदर आता है। इसके अलावा जो काम हो सकता है वो होता है कंपैरिजन एंड एनालॉजी। मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान मुशाबियत मुवाजना करूँ या उनके दरमियान मैं उनकी मुशाबियत देखूँ और उसकी बुनियाद के ऊपर मैं तहकीकात करूं और चीज़ों को बयान करूं। इसके अलावा 5वीं चीज़ ये है कि हम काम तो किसी और चीज़ पर कर रहे हों और डिस्कवर कोई और चीज़ कर लें। डिस्कवर समथिंग वाई वर्किंग ऑन अ डिफरेंट थिंग, यानी किसी और चीज़ पर काम कर रहे थे लेकिन बाई चांस कोई और चीज़ डिस्कवर हो गई। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम मोस्टली काम करते हैं। देखिए, मुशाहदात के बाद जब हमने एक हाइपोथेसिस को तश्कील दिया, एक बयान जारी किया, एक मफरूज़ा पेश किया, और वो मफरूज़ा हमने अपने मुशाहदात की रोशनी में दिया जो हमारे पास मौजूद थे, फिर हमारा काम क्या होता है, या एक साइंटिस्ट का काम क्या होता है, वो उस मफरूज़े को सही या गलत करने की कोशिश करता है। वो उसके ऊपर तजर्बा करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। लेकिन अगर एक हाइपोथेसिस बार बार टेस्ट होने के बावजूद भी वो गलत साबित ना हो, मैं कहूँ इफ एन हाइपोथेसिस रिमेन अनफॉल्सिफाइड आफ्टर बीइंग टेस्टेड अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार के तजर्बात के बावजूद अगर वो गलत साबित ना हो, बार बार तजर्बे करने के बावजूद वो गलत साबित ना हो, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? थ्योरी का नाम देते हैं, या थ्योरी जिसे हम कहते हैं, इसका नाम देते हैं। अब देखें, थ्योरी कब बनेगी? जब हमारा ये जो हाइपोथेसिस है
बार बार हमने उसे तजर्बे से गुजारा, बार बार उसके ऊपर तजर्बे किए, लेकिन उसके बावजूद भी वो सही साबित रहा, गलत साबित ना हुआ। और मज़े की बात तो ये है, इस थ्योरी से मज़ीद आगे भी मुख्तलिफ हाइपोथेसिस निकलते हैं, मुख्तलिफ और बातें निकलती हैं और सवाल जन्म लेते हैं। यानी हम सिंपली कहते हैं जो थ्योरी होती है वो अक्सर प्रिडिक्टिव होती है, पेश गोई करती है, एंड एक्सप्लेनेटरी होती है, एक्सप्लेन भी करती है चीज़ों को। एक और होती है प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव को हम उर्दू में कहते हैं बारावर थ्योरी। प्रोडक्टिव थ्योरी कौन सी होती है? वो थ्योरी जिनसे मज़ीद नए हाइपोथेसिस निकलें, फिर उनसे हम उनको फिर दोबारा जांचा जाता है। देखें, जब किसी और साइंटिस्ट को पता चलता है कि एक शख्स ने एक थ्योरी बना ली है, तो वो उसको गलत साबित करने के लिए, उसकी बात को गलत करने के लिए वो उसके काम को पकड़ता है और उसके ऊपर वर्क करता है। वो बार बार कोशिश करता है गलत करूं। बेशुमार साइंटिस्ट ऐसे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो गलत साबित ना हो और तमाम हालात में कायमो दायम रहे, तमाम हालात में कायमो दायम रहे, तो फिर वो थ्योरी से क्या बन जाता है? साइंटिफिक लॉ। अब जो साइंटिफिक लॉ होता है ये इररिफ्यूटेबल होता है। इररिफ्यूटेबल यानी जिसे झुटलाया ना जा सके, जो नेचर के मुताबिक हो, जो हर हालात में कायम दायम रहे, इररिफ्यूटेबल हो, जिसे ना ख़त्म झुटला सकें, तो वो फिर यानी अगर थ्योरी तमाम तर हालात के बावजूद, तमाम तर परखने के बावजूद, और इस थ्योरी से जो नई थ्योरीज बनी थी, प्रोडक्टिव थ्योरी जिसे हमने कहा था, वो तमाम थ्योरीज भी अगर सही साबित हो जाएं, जितने सवाल जन्म लिए थे वो सारे उन सवालों का जवाब भी ठीक साबित हो जाए, तो फिर ऐसी थ्योरी साइंटिफिक लॉ बन जाता है। और हमारे पास हार्डी-वेनबर्ग लॉ है, हार्डी-वेनबर्ग लॉ है। इसके अलावा हमारे पास मेंडल्स लॉज हैं। ये दो लॉज हैं बायोलॉजी के अंदर जो अब तक बने हैं और इनको झुटलाया नहीं जा सकता। ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल मेथड का एक तरीक़ाकार था, और ये एक यानी क्वेश्चन था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।